आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं राइफल क्लब मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 1996 में बेंगलुरु शहर के एक क्लब से होती है। उस क्लब में दयानंद नाम का एक आदमी अपने छोटे बेटे बिच्छू का जन्मोत्सव मना रहा होता है। दयानंद एक बहुत बड़ा गन स्मगलर है। उसके 2 बेटे हैं, जहां दयानंद के बड़े बेटे का नाम वीरा होता है और छोटे बेटे का नाम बिच्छू होता है। इस पार्टी में दयानंद अपने बेटों को बाकी सभी लोगों से मिलवाता है। पार्टी खत्म होती है और अगले सीन में हम अली नाम के एक आदमी को देखते हैं। अली अपनी डांस पार्टनर को गाइड कर रहा होता है और ये लोग डांस परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ दयानंद अपने क्लाइंट से गन डीलिंग कर रहा होता है। क्लाइंट के कम पैसे देने पर वो डील कैंसिल कर देता है। इधर अली और नाडिया का डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है, जहाँ दोनों ही बहुत शानदार डांस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर बिच्छू और उसके दोस्त काफी एंजॉय कर रहे थे। मगर वहीं हम देखते हैं कि बिच्छू और बिच्छू के दोस्त डांसर से बदतमीजी कर रहे होते हैं। अब डांस खत्म होने के बाद अली और नाडिया आपस में प्यार भरी बातें करने लगते हैं। अभी यहाँ पर बिच्छू आ जाता है और नाडिया को गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। साथ ही नाडिया को वो उसे किस करने के लिए भी कहता है। ये देखकर तो अली को बहुत जोर का गुस्सा आता है, लेकिन पहले वो बिच्छू को प्यार से समझाता है। लेकिन बिच्छू तो बदतमीजी करता बंद ही नहीं हो रहा था, जहां गुस्से में आकर नाडिया बिच्छू को एक थपाड़ा लगा देती है, जहां बिच्छू गुस्से में अली को गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी अली बिच्छू में एक जोर की लात जमाता है, जिससे बिच्छू बिल्डिंग की खिड़की से नीचे जा गिरता है। यहाँ अली और नाडिया हैरान हो जाते हैं। हालांकि तभी अली नाडिया के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब दयानंद को ये बात पता चल जाती है और वो तुरंत ही बिच्छू को हॉस्पिटल ले जाने की बात कहता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले दिन कन्नौर में हम शाहजहां को देखते हैं। शाहजहां एक मॉडल है, साथ ही में वो एक एक्टर भी है। जहाँ शाहजहां की मम्मी शाहजहां के लिए आए हुए खत को पढ़ रही होती है। लड़कियों ने उस खत में बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लिखी थी, जहाँ शाहजहां अपने आप को मिरर में निहार रहा होता है। इसके बाद प्रोड्यूसर शाहजहां की अम्मी को मैगजीन में लिखी दूसरी एक्टर्स की तारीफें सुनाते हैं। साथ ही प्रोड्यूसर शाहजहां की अम्मी से कहते हैं कि दूसरे एक्टर्स एक्टर बनने के लिए कई महीनों की ट्रेनिंग लेते हैं। तभी हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि प्रोड्यूसर शाहजहां को अपनी अगली फिल्म के लिए गन चलाना सिखाना चाहता है, ताकि उसकी फिल्म में शानदार एक्शन हो। मगर इसके लिए शाहजहां को राइफल क्लब ज्वाइन करना होगा और शाहजहां को राइफल क्लब ज्वाइन करने के लिए केवल उसकी अम्मी ही उसे मना सकती है, क्योंकि शाहजहां का राइफल क्लब ज्वाइन करने का कोई मन नहीं है। अम्मी के समझाने के बाद शाहजहां अपने भाई को लेकर प्रोड्यूसर के साथ राइफल क्लब के लिए निकल जाता है। तब हमें मूवी में पता चलता है कि ये राइफल क्लब एक जमाने में अंग्रेजों का था, मगर सुल्तान के राज के दौरान उन्होंने अंग्रेजों को वहाँ से भगा दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। साथ ही अंग्रेजों के सारे हथियारों को जब्त कर लिया, ये जगह हड़प ली। फिर ऐसे ही टीपू सुल्तान के बाद कुछ क्रिश्चियनों ने ये जगह हड़प ली और ये जगह अभी भी उन्हीं क्रिश्चियनों की है। इसी वजह से इस जगह को सुल्तान बकवेरी कहते हैं। इसके बाद प्रोड्यूसर शाहजहां को राइफल क्लब पहुंचने के बाद प्रोड्यूसर शाहजहां को क्लब के फेमस शिकारियों से मिलवाता है। इसके बाद अगले सीन में हम अवरण नाम के एक आदमी को देखते हैं। अवरण इस क्लब का सेक्रेटरी है। इस पूरे क्लब की जिम्मेदारी अवरण पर ही है, जहां अवरण शाहजहां से कह रहा होता है कि यहाँ का सबसे अच्छा मीट पर्क्यूपाइन का होता है। इतना कहते ही उसकी वाइफ पर्क्यूपाइन का मीट लेकर आ जाती है। साथ ही अवरण उन्हें ये बताता है कि उनके पूर्वज किस तरह से शिकार किया करते थे। इसके बाद वे लोग अवरण की पुश्तैनी बंदूक देखने लगते हैं। अवरण शाहजहां से बंदूक पकड़ने के लिए कहता है, मगर जब शाहजहां बंदूक पकड़ता है तो अवरण की वाइफ सिसली और बाकी सभी उस पर बहुत हंसते हैं। तभी शाहजहां का भाई उससे बंदूक की कीमत पूछता है। इस पर सिसली कहती है कि ऐसी बंदूकों के मालिक नहीं वारिस होते हैं, ये बंदूकें बिकाऊ नहीं है। पुरानी पुश्तैनी बंदूकों के पास लेकर जाता है, जो कि बंदूकें अंग्रेजों के जमाने की हैं। वहीं उन्हें गोडसो नाम का एक लड़का मिलता है, जहां गोडसो अवरण को उसकी तिजोरी के बारे में बताने के लिए भी कहता है। गोडसो के कहने पर अवरण उन्हें उसकी तिजोरी दिखाता तो है, लेकिन उसे खोलता नहीं। इसके बाद अवरण उन्हें अपने पिताजी से मिलवाता है, जो कि इस क्लब के संस्थापक भी हैं। इनका नाम कुवलपम होता है। कुवलपम व्हील चेयर पर बैठा हुआ था और उनकी ये हालत एक बार जंगली सुअर का शिकार करने पर हुई थी। इसके बाद अवरण
शाहजहां को अपनी बहन कुंजमल और अपनी बाकी फैमिली से मिलवाता है। असल में इस क्लब के 3 संस्थापक थे। अब उन तीनों के परिवार उस क्लब के सदस्य हैं, जैसे कि मुनुष, एडवोकेट कोसी, फादर जोशी। इन्हीं सब में एक खास औरत भी थी जिसका निशाना अवरन से भी ज्यादा शानदार था, और इस महिला का नाम इत्यानम होता है। इन सब के अलावा इस क्लब में एक और सदस्य था जो इनकी फैमिली का नहीं था, इत्यानम का एक्स हस्बैंड डॉक्टर लेजर। अब रात के समय अवरन शाहजहां को राइफल क्लब का सदस्य घोषित कर देता है, जहां ये सभी लोग शाहजहां से उसकी एक्टिंग और किसिंग सीन्स के बारे में पूछ कर मजे ले रहे थे। इसी बीच अवरन के पिता अवरन का ही मजाक बनाते हुए कहते हैं, यहाँ सबको पता है कि तुम और तुम्हारी वाइफ नशे की हालत में जंगल जाते हैं और दूसरों के शिकार को चोरी करके उसे अपना बना लेते हैं। इस बात पर सभी लोग जोरों से हंसने लगते हैं। कहने को तो ये सभी लोग एक फैमिली थी, लेकिन ये फैमिली एक दूसरे से जलती भी थी। अब फैमिली फोटो खींचने के बाद अवरन शिकार पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच उसकी वाइफ उसके पास आती है और अवरन से कहती है कि तुम बाप बनने वाले हो। ये बात सुनकर अवरन बहुत खुश होता है। यहाँ शाहजहां से मिलने उसका दोस्त अली और नाडिया भी आ जाते हैं। अली शाहजहां को पूरी बात बताता है। वो कहता है कि दयानंद और उसके गुंडे अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर तो शाहजहां भी डर जाता है। तभी वहाँ पर अवरन भी आ जाता है, लेकिन शाहजहां इस बारे में उसे कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो तो यहाँ कुछ और ही बात बताता है। कहता है कि ये मेरा कजन है और इन दोनों ने भागकर शादी की है। शाहजहां को डर था कि कहीं अवरन इन्हें भगा न दे, इसलिए उसने गलत स्टोरी बताई। इसके बाद अवरन अपनी वाइफ सिसिली से नाडिया और अली का ख्याल रखने का कहकर शिकार के लिए चला जाता है। शाहजहां और अवरन के शिकार पर जाते ही अली और नाडिया उनकी फैमिली को सारी सच्चाई बता देते हैं, क्योंकि वे किसी को धोखे में नहीं रखना चाहते थे। तभी सिसिली उनसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग मिलकर हैंडल कर लेंगे, क्योंकि तुम शाहजहां की कजिन जो हो। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों ने क्लब के अंदर ही एक बहुत ही शानदार बार बना रखा होता है, जहां ये लोग शराब पीकर डांस कर रहे होते हैं। वहीं क्लब के बाहर इत्यानम और उसकी बहन बैठकर सिगरेट फूंक रही होती हैं। मगर तभी वहां पर भीरू आ जाता है और वो इत्यानम से बदतमीजी करते हुए कहता है, क्या तुम्हारे क्लब में कोई मर्द नहीं है? इस पर इत्यानम भीरू को जवाब देते हुए अपनी गन उसके नीचे लगा देती है। भीरू वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। भीरू थोड़ी ही दूर जाकर अपने पापा दयानंद को सब कुछ बता देता है, जहां दयानंद उसे कुछ भी करने से मना करता है। मगर भीरू तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो तो अकेले ही पूरे क्लब को उड़ाने की बात कर रहा था। दयानंद अपने बेटे भीरू को बहुत समझाता है। वो कहता है कि जिस औरत ने तुम्हारी बेइज्जती की है, उससे तो मैं बहुत अच्छे से बदला लूंगा, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। अब भीरू भी उनकी बात मान जाता है। दयानंद अपने बड़े बेटे भीरू से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसका आदमी आकर उससे कहता है कि बिच्छू को घर ले जाना है या शमशान घाट। ये सुनते ही भीरा का तो दिमाग ही घूम जाता है और वो अपने पापा से पूछता है क्या बिच्छू मर गया है। मगर दयानंद झूठ बोल देता है, लेकिन भीरू उसके पापा के हाव भाव से समझ जाता है कि बिच्छू अब नहीं रहा। तभी भीरू अपने आदमियों से कहता है कि पापा ने सबको उड़ा देने के लिए कहा है। तभी भीरू और उसके आदमी क्लब पहुंच जाते हैं। इधर क्लब में सभी लोग बैठकर भीरा के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी गोडसो इत्यानम से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो दयानंद का लड़का है। इत्यानम कहती है कि चाहे वो जो कोई भी हो, हम उसे देख लेंगे। इधर अवरन शाहजहां को जंगल में एक जंगली सुअर दिखाई देता है, जहां अवरन शाहजहां को उस सुअर पर निशाना साधने के लिए कहता है। अवरन शाहजहां को वो सब बातें बताता है कि निशाना लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद शाहजहां सुअर पर गोली चलाता है, जहां सुअर छटपटाकर नीचे गिर जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो दौड़ते हुए उनकी तरफ आगे आता है। ये लोग भी डर जाते हैं। जैसे ही सुअर उनके ज्यादा ही नजदीक आ जाता है तो अवरन उसे गोली मार देता है। सुअर मर जाता है। इधर भीरू क्लब में पहुंच जाता है, जहां भीरू के आदमी वहां उस क्लब में बैठे हुए सभी आदमियों पर बंदूकें तान देते हैं और वो अली और नाडिया को बुलाने के लिए कहते हैं। अब उनके ना सुनने पर भीरू और उसके आदमी इधर उधर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर क्लब के मेंबर तो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। हमें ऐसा फील होता है जैसे कि वो लोग तो गोलियों से बिल्कुल ही नहीं डरते।
लेकिन तभी नाडिया और अली वहां आ जाते हैं। अब जैसे ही भीरू का गुंडा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, तभी क्लब के मेंबर में से एक जना सीटी बजा देता है। सीटी बजाते ही उस क्लब के सदस्य भीरा और उसके आदमियों के हाथों और पैरों पर गोलियां चला देते हैं। इसके बाद अवरन के पिता अवरन को बुलाने के लिए कहते हैं। इसके बाद गोडसो घर के बाहर लाइट गन चला देता है, मगर अवरन उस इशारे को देखने के बाद भी नजरअंदाज कर देता है। तो कहता है ये मेरे पिताजी भी ना बहुत मजाक करते रहते हैं। इतना कहकर वो एक और सुअर के शिकार के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ आगे बढ़ते बढ़ते अवरन शाहजहां को अपने किस्से सुनाए जा रहा था, तभी उन्हें एक हिरण दौड़ता हुआ नजर आता है। अब तुरंत ही अवरन और उसके आदमी शाहजहां के आसपास घेरा बना लेते हैं। अब शाहजहां जब इस बारे में पूछता है तो अवरन उसे बताता है कि यहाँ आसपास बाघ है, इसीलिए हमें सावधान रहना होगा। इधर क्लब में डॉक्टर लेजर भीरा और उनके आदमियों का ट्रीटमेंट कर रहा होता है, मगर अब तक दयानंद भी वहाँ पहुँच चुका था। भीरा और उसके आदमी दयानंद को सारी बातें बता देते हैं, जिसे सुनकर दयानंद हैरान रह जाता है। इधर दयानंद अपने सारे कपड़े उतार कर क्लब में पहुंच जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं यहाँ अकेला आया हूँ, मुझे बस मेरा बेटा वापस कर दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूँगा। अपने पिता की आवाज सुनकर भीरा अंदर से बाहर आ जाता है और दयानंद उसे वहाँ से लेकर चुपचाप निकल जाता है। इधर सिसली अपने कुत्ते के गले में एक पट्टा पहनाकर उसे अवरन के पास भेज देती है। इधर अवरन बाघ के आने का इंतजार कर रहा था और इसी दौरान वो शाहजहां को नए नए रूल्स समझा रहा होता है। अवरन शाहजहां को समझाता है कि जिस जानवर का शिकार किया जाता है उसे तुरंत ही खा लिया जाता है, वरना कोई और भी उसका शिकार कर सकता है। कुछ ही देर में अवरन को रूबी सामने आता हुआ दिखता है। जैसे ही अवरन अपने कुत्ते रूबी की तरफ आगे बढ़ता है तो बाघ एक झपट्टा मारता है और उसके डॉग की गर्दन को दूर फेंक देता है और उसके धड़ को अपने साथ ले जाता है। अब उसके डॉग रूबी की ऐसी हालत देखकर अवरन को रोना आ जाता है। तभी उसकी नजर उसके पट्टे पर जाती है। उस पट्टे में एक लेटर लगा हुआ था जिसमें लिखा होता है कि क्लब अंडर 8 है, जिसे देखकर अवरन हैरान रह जाता है। अगली सुबह हम भीरा की लाश को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। इसके बाद दयानंद भीरा की लाश को खाई से नीचे फिकवा देता है। अब हमें समझ आता है कि यहाँ भीरा के पापा के दिमाग में क्या चल रहा है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। दयानंद की उस क्लब में बहुत बेइज्जती हुई थी, इसीलिए शायद उसने गुस्से में आकर अपने ही बेटे को मार डाला। इधर खुशी क्लब के सारे बच्चों को एक सेफ जगह ले जाने के लिए निकलता है, मगर रास्ते में उसे दयानंद मिल जाता है। मगर ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और कोई किसी से कुछ नहीं कहता। इधर राइफल के क्लब को दयानंद के आदमी घेर लेते हैं और वे उन लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं और वे लोग गोलियों की बौछार कर देते हैं। इधर डॉक्टर इत्यानम और गोडसो उन लोगों का सामना कर रहे थे, मगर गुंडों के स्नाइपरों के सामने उनकी गन्स कमजोर पड़ रही थी। तभी गोडसो कुलवप्पम से बंदूक से तिजोरी निकालने के लिए कहता है, मगर तिजोरी की चाबी तो अवरन के पास होती है। तब तक नौकरानी लुटियापा से बॉम्ब फेंकने के लिए कहती है। बॉम्ब तो फेंक दिए जाते हैं, मगर स्नाइपरों के निशाने से बॉम्ब हवा में ही फट जाते हैं। वहाँ लुटियापा बुरी तरह घायल भी हो गया था। तिजोरी खोलने के लिए गोडसो सिलेंडर को तिजोरी के पास फोड़ देता है, मगर जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि तिजोरी तो पूरी तरह खाली है। ये देखकर गोडसो हैरान रह जाता है कि आखिर यहाँ रखी हुई गन्स कहाँ चली गई। इसके बाद गोडसो कुलवप्पम के ऊपर बंदूक तानकर पूछता है कि तिजोरी की सारी बंदूकें कहाँ हैं। अब कुलवप्पम बताता है कि मैंने और अवरन ने मिलकर उस बंदूकों को किसी सेफ जगह पर रखा है, ताकि कभी अगर यहाँ छापा पड़े तो पुलिस को वो बंदूकें ना मिले। तभी बाहर अचानक से बंदूकों की आवाजें सुनाई देने लगती है, जहाँ फादर कहते हैं कि मेरा शेर आ गया। बाहर अवरन रस्सी से फिसलते हुए 2-3 गुंडों को तो यूं ही उड़ा देता है और बाकी गुंडे वहाँ से भाग निकलते हैं। अब ये सभी लोग इकट्ठे होकर एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग दयानंद से कैसे फाइटिंग करेंगे। इधर दयानंद अपने गुंडों पर गुस्सा हो रहा था कि उन लोगों ने मार खाकर वापस आ गए और वहाँ किसी को मारा तक नहीं। लेकिन दयानंद का एक आदमी उससे कहता है कि जब तक सूरत से शार्प शूटर नहीं आ जाते तब तक हमें उन लोगों से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो राइफल क्लब के मेंबर हैं। उनके निशाने बहुत ही खतरनाक होते हैं। साथ ही दयानंद के गुंडे काफी डरे हुए भी थे, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक क्लब के मेंबर लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे तब भी उन्होंने इनका ऐसा हाल किया है। अगर वे पूरी तरह से तैयार हो गए तो इन लोगों का क्या होगा।
इधर गोडसो इस बात को लेकर परेशान हो रहा था कि उनके पास केवल 45 गोलियां ही बची है। मगर तभी कुलवप्पम कहते हैं कि हम शिकारी हैं, हमारा निशाना तेज होना चाहिए। अगर हम हर आदमी के लिए 3 गोलियां रखेंगे तो भी हमारे पास 6 गोलियां बच जाएंगी। इसके बाद अवरन भी इन सबको एकजुट होकर लड़ने के लिए कहता है। अब ये सभी लोग क्लब में अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, लेकिन ये क्या, तभी वहाँ पर 2 आदमी मशीन गन से फायरिंग करने लगते हैं, जहां गोडसो बिना डरे उन फायरिंग वालों को मार डालता है। मगर दूसरा गुंडा तो बाइक चलाते हुए सीधा घर के अंदर आ जाता है और उसके अंधाधुंध फायरिंग करने की वजह से अवरन के कंधे और कुलवप्पम के पैर में गोली लगती है। उस फायरिंग मास्टर को मारने के लिए इत्यानम, गोडसो और डॉक्टर बहुत सारी गोलियां लगाते हैं, मगर एक भी गोली उस शूटर को नहीं लगती और वो शूटर घर के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। वहीं दयानंद भी अपनी कार से आ जाता है और वो अपने साथ अपनी ऑटोमेटिक रशियन खुली और लोडेड गन लेकर आया था। इसके बाद वो सीधा क्लब में घुस जाता है और दीवार के पीछे से चिल्लाता है कि यहाँ का मैनेजर कौन है, जहाँ अवरन जवाब देता है कि मैं हूँ यहाँ का मैनेजर। अब यहाँ दयानंद अवरन को डराने के लिए डायलॉग झाड़ता है, मगर अवरन दयानंद को उसी की भाषा में समझाता है। इधर डॉक्टर, इत्यानम और बाकी सभी घर के लोग गुंडों को मारने में लगे हुए थे, मगर तभी कुछ गुंडे शाहजहां के कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, मगर शाहजहां और अली मिलकर उन गुंडों को वहीं मार डालते हैं। इधर दयानंद और उसके आदमी अवरन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी गोडसो बहुत ही चालाकी से लोहे की मास्क पर गन चलाता है, जिससे गोली रिफ्लेक्ट होकर दयानंद के भाई को जा लगती है, जिसे देखकर दयानंद भी डर जाता है। दयानंद धीरे धीरे गुस्से में आगे बढ़ता जाता है, मगर उसे अपने लोगों की लाश के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब दयानंद समझ चुका था कि उसके सभी आदमी मारे जा चुके हैं। अब दयानंद अवरन को अपने सामने बुलाता है, जहां अवरन भी दीवार से हटकर कमरे में सामने जाता है, जहां दयानंद देखता है कि सारे क्लब मेंबरों की बंदूक उसी के ऊपर तनी हुई है। अब दयानंद बड़ी ही चालाकी से ट्रिगर पर हाथ रखता है ताकि वो इन सभी लोगों को एक साथ मार सके, लेकिन ऐसा करते ही उसके शरीर से बहुत सारी गोलियां आर पार हो जाती है। यहाँ दयानंद और उसका पूरा परिवार यहीं मारा जाता है। इसके बाद राइफल क्लब के सदस्य फिर से अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।